नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें से सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसीलिए सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और इन सभी के उत्तर भी आप अच्छे से जान लीजिए। और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको आता है, आप फटाफट नीचे कमेंट में उसका उत्तर जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, WWF, WHO, PETA मतलब पेटा और UN। यहाँ पर ऐसी कौन सी संस्था है इन चारों में से जो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड, इसका फुल फॉर्म है WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। ये जो संस्था है ये विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ठीक है, जैसे WHO हो गया तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा या फिर जल प्रदूषण होगा या ये सभी? तो यहाँ पर आपको बताना है। देखो, कीटनाशकों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? खेतों में किया जाता है ज़्यादातर। तो जब हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो इनसे प्रदूषण होने लगेगा। और कौन सा प्रदूषण होगा? तो यहाँ पे आपका जल प्रदूषण होगा। दरअसल क्या है कि इसमें बहुत सारे जीवों को नष्ट करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वही कीटनाशक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये जल प्रदूषण को बढ़ावा करते हैं। ठीक है, तो कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जल प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है? फॉन, डेसीबल या फिर डेसीमल। तो ध्वनि प्रदूषण, देखो जब ध्वनि की बात आ जाए, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो या ध्वनि को मापने की बात की जाए, तो वहाँ पर होगा डेसीबल। डेसीबल जो है वो ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि को मापने की इकाई है। ठीक है, कभी कभी आप यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, ध्वनि की जगह ध्वनि प्रदूषण कर दिया तो स्टूडेंट कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्वनि कहे चाहे ध्वनि प्रदूषण कहे, आपको डेसीबल पर ही टिक करना है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है और इनके लिए जो पद, प्रयुक्त पद कौन सा, ये आपको बताना है। क्रोट संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अप स्थानीय संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अप स्थानीय संरक्षण। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पर प्रश्न में ही क्लियर है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के जल भाग में कितनी प्रजातियां पाई जाती है समुद्री कच्छपों की, वो है 5 प्रजाति। अब उनमें से पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है वो है ऑलिव रिडले। क्लियर हो गई बात? तो समुद्री कच्छपों में सबसे ज़्यादा संख्या किस प्रजाति की है? ऑलिव रिडले। अगला प्रश्न है, विश्व उष्मायन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या फिर रसोई गैस? तो विश्व उष्मायन, देखो ये हिंदी में दे रखा है, जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। विश्व उष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है? इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकल रही? चारों में से। पेड़ पौधों से तो नहीं, भट्टियों से नहीं, रसोई गैस से नहीं, तो यहाँ पर वाहनों से निकली गैस जो होगी वही विश्व उष्मायन के लिए जिम्मेदार है।
अगला यहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ठीक है, और एशिया के अंदर ही भारत और चीन जैसे बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? एशिया होगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। अब पेड़ पौधे क्या अवशोषण करते हैं? देखो, पेड़ पौधे आपको मालूम है वो ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं। तो अवशोषण किस चीज का करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। आपको मालूम है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो अवशोषण मतलब लेते हैं, तो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। देखो, महासागरों में जल कहाँ से आता है? सबसे पहले तो यही अगर आप समझ गए तो जल स्तर वृद्धि का भी आप कारण समझ जाएंगे। ऑप्शन है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, अम्ल वर्षा का तो कोई मतलब नहीं, और अत्यधिक वर्षा, वर्षा से कभी भी महासागरों के जल स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि महासागरों के जल स्तर में वृद्धि के लिए बहुत सारा जल चाहिए। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना यहाँ पर सही उत्तर होगा। जब ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघलती है तब महासागरों के जल स्तर में वृद्धि होती है। और ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघलती कैसे? ये सब है, जो पृथ्वी पर जो ऊष्मा है वो बढ़ती जा रही है, इस कारण ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघल रही है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? ये आपको बताना है। तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड, सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिली होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सबसे हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है वो है SO2। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है? वो वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है वायु प्रदूषण। ठीक है, क्योंकि वायु प्रदूषण में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो जब अवशोषण कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी नहीं, तो इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून, 5 सितंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि 5 सितंबर को भारत देश में क्या मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ये आपको बताना है। आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। ये आपको बताना है। सूर्य की हानिकारक यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसे हम लोग UV रेस भी कहते हैं अंग्रेजी में, अल्ट्रा वायलेट रेस से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ओजोन स्तर, ओजोन लेयर जो है वो आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना क्या सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो देखो यहाँ पर कहीं भी आपको दिखा मिल जाए फ्लोरा और फौना, इसका सीधा मतलब होता है पेड़ पौधों और जंतुओं से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं पेड़ पौधों और जंतुओं को। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या फिर मृदा। देखो, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो किसी एक चीज से मिलकर नहीं बना होता, उसमें ऐसा होता है कि सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो वायु नहीं हो सकता, जल नहीं हो सकता, मृदा नहीं हो सकता, तालाब जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अगला है, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर।
यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जीवीय कारक नहीं है, यानी जिसमें जीवन नहीं है। देखो पेड़ पौधों में जीवन होता है, जंतु में जीवन होता है, सूक्ष्म जीव में जीवन होता है, जो प्रस्तर होता है इसमें जीवन नहीं होता। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कौन जीवी कारक नहीं है, तो प्रस्तर जो है वो जीवी कारक नहीं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो ये आपको बताना अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। देखो जल मंडल में तो होते हैं, थोड़े होते हैं, बहुत नहीं होते, तो ये गलत हो गया। वायुमंडल में भी नहीं होते, प्रकाश मंडल। तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में। आगे देखते हैं अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर या फिर ओमनीवोर। तो जो स्कैवेंजर होते हैं ये आपके अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारक, विश्व उष्मायन अभी हमने बताया था ग्लोबल वार्मिंग, अब विश्व उष्मायन का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है वायु प्रदूषण। जो विश्व उष्मायन यानी जो तापमान बढ़ रहा है दिन पर दिन पृथ्वी का, उसका जो जिम्मेदार है, उसका जो कारण है वो है वायु प्रदूषण। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग, मतलब यहाँ पर ये बताना है जो महासागर है वो पृथ्वी के कितने भाग पर है, ये सीधा सीधा यहाँ पर बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है 3/4, 1/2, 1/4 या फिर 2/3। तो यहाँ पर जो महासागर है वो लगभग 71% भाग पर है। जो महासागर है वो पृथ्वी के 71% भाग पर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3/4 भाग पर महासागर स्थित है। क्लियर हो गई बात। यही पूछा यहाँ पर जो महासागर है वो पृथ्वी के कितने भाग पर है, तो 3/4। अगर कभी प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो 71 आपको ऑप्शन मिल जाए या फिर 72 ऑप्शन मिल जाए, जो भी ऑप्शन मिल जाए दोनों सही है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। देखो विटामिन संबंधित पूरा एक वीडियो हमने बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर वीडियोस के सेक्शन में जाकर आप वहाँ से भी इस विटामिन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा विटामिन के बारे में समझाया हुआ है। तो विटामिन, कौन सा विटामिन, आँखों के लिए, आँखों के लिए जो आवश्यक है वो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक, ये याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग हो जाता है, आँखों का एक रोग हो जाता है, वो होता है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, और अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आँखों का एक रोग हो जाता है, वो होता है रतौंधी। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन ए आँखों के लिए बहुत आवश्यक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। देखो धुआं वायु प्रदूषण का उदाहरण है, वाहनों से निकलने वाली गैस ये भी वायु को प्रदूषित करती है, और अगर लकड़ी जल रही है या चारकोल जल रहा है तो उससे भी जो गैस निकल रही है वो भी वायु को प्रदूषित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग करने से रोकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका प्रयोग हम ना करें तो प्रदूषण नहीं होगा। कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या चमड़े के थैले। तो भारत तथा दूसरे देशों ने प्लास्टिक के थैले को बैन किया है, जिससे प्रदूषण कम से कम हो या प्रदूषण को रोका जा सके। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। यहाँ पर आपको मालूम है आजकल ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई रखी है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि हवा जो है, आपके वातावरण में हवा है, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। देखो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, सबसे ज़्यादा
वातावरण की हवा में होती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितना है, वो 78% है। क्लियर हो गई बात, 78%। और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है आपकी 21%। और जो 1% बचा वो बाकी जितनी भी गैसें हैं वो 1% में आती हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रतिशत पूछ रहा है तो वो है 21%। कभी नाइट्रोजन का पूछ ले तो वो है 78 यानी 78%। हमारे देश में किस ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, हमारे देश में किसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो लद्दाख, द्रास, सिक्किम या फिर नागालैंड, तो ठंडा रेगिस्तान के नाम से लद्दाख मशहूर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसके द्वारा संपादित होता है, ये आपको बताना है। सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। ये तो हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। अगला यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। अब पर्यावरण के लिए कौन सा हानिकारक है वो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इन चारों में से आप नीचे कमेंट बताइए कि कौन सा ऑप्शन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। उम्मीद करता हूँ ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका भी उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,